सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल। एक बड़ा सा घर था। घर के अंदर वैशाली और सुमन एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी कि उनकी माँ उनके लिए जल्दी से गरम गरम खाना लेकर आएंगी। तभी वैशाली अपनी माँ से कहती है, मम्मी जल्दी खाना लेकर आओ ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। पता है पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। वैशाली अपनी माँ से कहती है, माँ आपने तो सारी सब्जी गिरा दी, अब मैं क्या खाऊंगी। हे भगवान, अब आप प्लीज मेरे लिए एक नई सब्जी बना दीजिए। तभी उसी के साथ बैठी सुमन तुरंत कुर्सी से उठकर रसोई के अंदर जाती है। मम्मी क्या हुआ? आपका तो हाथ जल चुका है। छोड़िए छोड़िए, इधर आइए, मैं इस पर मरहम लगा देती हूँ। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे, आइए मेरे संग। सुमन अपनी मम्मी को लेकर वहां से कमरे में चली जाती है और वहां जाने के बाद एक फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और फिर अपनी माँ के हाथ पे दवाई लगाती है। सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जब देखो तब काम काम काम। अब आप आराम कर लो, मैं दीदी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, अब जल्दी जाकर दीदी को नाश्ता करवा दो। और हाँ, एक काम और कर देना बेटा, पापा का टिफिन भी पैक कर देना, ऑफिस को लेट हो रहा है। हाँ माँ, मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन नहीं लो, बस आप आराम करो। सुमन उठती है और कमरे से निकलकर सीधे किचन में जाती है और वहां जाने के बाद वो सब्जी बनाती है और अपने पापा के लिए टिफिन पैक करती है और फिर एक प्लेट पर नाश्ता लगाकर अपनी बड़ी दीदी वैशाली के कमरे में जाती है। कमरे के दरवाजे के पास जाकर सुमन दरवाजे पर अपनी उंगलियों से खटखटाती है और बोलती है, दीदी दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वैशाली सुमन की बात का कोई जवाब नहीं देती, तो सुमन नाश्ते की प्लेट लेकर उसके कमरे के अंदर जाती है और उसके सामने रख देती है। ये लीजिए दीदी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। बिना कुछ बोले वैशाली उस खाने की प्लेट को दरवाजे के पास फेंक देती है और अपने बिस्तर से खड़ी होकर बोलती है, अच्छा तो तुझ जैसी कलमुही के हाथ का खाना खाऊंगी मैं। तू काली कलूटी बैंगन जैसी शक्ल देखी है तूने अपनी? चल फूट यहाँ से, और दोबारा मेरे लिए नाश्ता बनाया तो देख लेना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, निकल जा यहाँ से, चमड़े के जैसी स्किन वाली काली कलूटी। वैशाली की बात सुनकर सुमन को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती है। वो रोते रोते कमरे से बाहर निकल जाती है और यह सब उसके पापा देख लेते हैं। सुमन बेटा, तुम यो निराश नहीं हुओ। भगवान ने तुम्हें काला रंग दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण भी तो सांवले थे और हमारे श्री राम भी सांवले थे। तो क्यों तुम अपने काले रंग को इतना गलत समझती हो बेटा? और हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँ, दिल साफ होना चाहिए, शक्ल से कुछ नहीं होता। ये बात एक दिन तुम्हारी दीदी को जरूर से समझ में आएगी। वो ना समझ है, वो सिर्फ अपना चेहरा ही सुंदर देखती है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल काला है। तुम तो मेरी लाडली शहजादी बेटी हो। और हाँ, शाम को आते समय मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट भी जरूर से लेकर आऊंगा, ठीक है? अब मुझे अपना टिफिन दे दो। बट पापा, श्री कृष्ण तो सांवले थे और मैं तो काली हूँ। बेटा, फिर वही बात। पापा की बात सुनने के बाद सुमन जोर से अपने पापा को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पापा, भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया होगा? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ लिया था उनका? बेटा, निराश नहीं होते। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। देखना, एक दिन काला रंग तुम्हारा जरूर साथ देगा। भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा तो तुम्हारे लिए सोचा ही होगा। चलो, इस बार मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं, एक चांदी के सैंडल बनवा कर लाऊंगा, ठीक है? चांदी के सैंडल? वो तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू पापा, आप कितने अच्छे हैं। आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। आई लव यू पापा। चांदी के सैंडल का नाम सुनते ही सुमन काफी खुश हो जाती है और खुशी से उछलकर वहां से चली जाती है। सुरेश जूते चप्पल की दुकान पर पहुंचकर एक बड़ी सी शॉप के अंदर जाता है।
और शॉपकीपर को एक चांदी सी सैंडल बनाने का ऑर्डर दे देता है। शाम के समय जब सुरेश ऑफिस से निकलते हैं तो अपनी गाड़ी की चाबी लगाते हैं और उन्हें याद आता है, अरे मैंने तो सुमन के लिए चांदी की चप्पल बनवाने के लिए बोला था, शायद बन गई होगी। मैं उसे लेकर आता हूँ। बाप रे बाप, अभी मैं भूल गया होता तो सुमन फिर से बुरा मान जाती। सुरन तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वहां से उतरकर एक शॉप के अंदर जाता है। वहां शॉपकीपर सुरेश को देखकर अपनी कुर्सी से उठता है। अरे सुरेश बाबा, आ गए। आपका ही इंतजार कर रहा था। कुछ चाय नाश्ता लेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नाश्ते का टाइम नहीं है भाई। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और हाँ, तुमने वो चांदी का सैंडल तो बना लिया ना? जल्दी से पैक कर लो। पैसे मैं तुम्हें कल आकर दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे आप भी क्या बात करते हैं। आपका चांदी का सैंडल तैयार रखा है, देख लीजिए। शॉपकीपर एक डब्बे से सैंडल निकालकर सुरेश को देता है। सुरेश बिना देखे अपने बैग में रख लेता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इनका पैसा मैं तुम्हें कल लाकर दे दूंगा। और हाँ, इन्हें मेरी बेटी देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मालती भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा शिव जी को प्रसन्न करने में लगी रहती। गरीब होने के बावजूद भी मालती शिवजी के भंडारे में हमेशा कुछ ना कुछ दान जरूर दिया करती। पति के गुजर जाने के बाद मालती ठेला चलाया करती थी, जिससे उसका गुजारा चला करता था। एक दिन मालती बीमार होने के कारण अपने लड़के को ठेले पर भेजती है। ठेले पर जाते समय रास्ते में विजय का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। पास के लोग विजय को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में विजय को अपनी आखिरी सांस लेता देख मालती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है। हे देवाधिदेव महादेव, मैंने हमेशा आपकी सेवा की है प्रभु, मेरे बच्चे के प्राण बचा लीजिए, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मालती की पुकार सुन शिवजी साधु के रूप में वहां आते हैं और मालती से मिलते हैं। साधु को देख मालती उन्हें प्रणाम करती है। साधु अपनी झोली से मालती को 100 रुपए निकाल कर देते हैं। यह देख मालती को बहुत गुस्सा आता है और वह पैसे लेने से इनकार कर देती है। साधु वहां से चले जाते हैं। मालती देखती है कि विजय की सांसें रुक गई है। बेटे को मरा देख मालती बेहोश हो जाती है। बेहोशी में मालती को शिवजी दिखते हैं। वहां मालती से कहते हैं, पुत्री, तुम्हें जो मैंने 100 रुपए दिए थे वह पैसे नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए 100 वर्ष की आयु थी। तुम समझ ना पाई और अपने बच्चे की 100 वर्ष की आयु को तुमने ठुकरा दिया। पर तुम चिंतित न हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें तुम्हारे बच्चे की 100 वर्ष की आयु पुनः भेंट करता हूँ। इतना कहकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मालती को जब होश आया तो उसने देखा कि विजय अस्पताल के खाट पर बैठा हुआ है और वह बिल्कुल ठीक है। मालती ने मन ही मन शिवजी को प्रणाम किया और शिवजी की अपार भक्ति में लगी रही। कंजूस बुढ़िया का जादुई मटका। ललितापुर में कजरी नामक एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया बहुत ही धनवान थी, लेकिन स्वभाव से काफी कंजूस, जिसके कारण उससे पूरे घर के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन, अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बीवी बच्चों के साथ शहर घुमाऊं। बहुत दिन हो गए कहीं गए हुए। बुढ़िया, तेरी अम्मा क्या लंदन दुबई घूम रही है जो तू ऐसा कह रहा है? अरे जीवन बीत गया इस घर में कैद रहकर। जवानी में सास ने जीने नहीं दिया और बुढ़ापे तक महंगाई इतनी आ गई है कि खाए जा रही है। ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? भगवान की कृपा से सब तो है हमारे पास। उनका सोचो, जो गरीब हैं उन पे महंगाई का क्या असर होता होगा। मुझको ज्यादा ना सिखाओ, जाके अपना काम करो और शाम को सारी कमाई मेरे हाथ में लाके दो। मेरे कमरे में तुम्हारी दुकान के सीसीटीवी का एक्सेस है। मैं यहाँ बैठकर सब देख रही हूँ, कितने लोग आए और कितनी कमाई हुई। 1 रुपए का झोल झपाटा नहीं होना चाहिए। चलो जाओ अब यहाँ से। दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं।
ये अम्मा कितनी शातिर है यार। कुछ नहीं कर सकते भैया, जब तक अम्मा जिंदा है तब तक हम तो अपने शौक भी पूरे नहीं कर सकते, चाहे बूढ़े होकर मर ही क्यों ना जाएं। फिर दोनों काम के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी बूढ़ी माँ की कंजूसी के कारण बेचारे बेटे बहू न ढंग से कुछ खा पाते थे और ना ही अपने मन मर्जी से रह पाते थे। सभी बुढ़िया की तानाशाही से बहुत ही परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन मीता, ए जी, सुनते हो? कहीं घूमने या पिक्चर देखने की बात तो बिल्कुल मत करना। मीता मायके जाने को कहने वाली थी। तभी बुढ़िया वहां आ जाती है। बुढ़िया, बहू मायके जाएगी यानी कि एक इंसान का खर्चा कम हो जाएगा। बहू, तुझे मायके जाना है? जा, तू आराम से जा। मीता, मायके जाने के लिए भी तो खर्च लगता है और बुढ़िया तो फूटी कौड़ी नहीं देगी, खाली हाथ नहीं जा सकती। नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा रही, मैं तो बस सोच रही थी। बुढ़िया, ठीक है, जब जाना होगा तो बता देना, तेरे भाई को बुला दूंगी। मीता, हाँ, ताकि किराए भाड़े का पैसा भी बच जाए। हाँ, कंजूस कहीं की। बुढ़िया, क्या कहा बहू तूने? मीता, मेरी कहाँ इतनी मजाल कि आपके सामने कुछ कह पाती। वहीं बुढ़िया आए दिन हर चीज पर रोक टोक लगाती और खूब कंजूसी करती। ऐसे ही एक दिन मीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बुढ़िया, क्या हुआ मीना बहू, सुबह से खटिया पर लेटी हुई है? मीता, माँ जी, मीना की तबीयत ठीक नहीं है। बुढ़िया, एक काम कर, गांव के हकीम से दवाई ले आ, इसके लिए ठीक हो जाएगी। माँ, डॉक्टर के होते हुए हकीम से दवाई क्यों लेनी है? बुढ़िया, क्योंकि वो सस्ती दवा देता है और जब डॉक्टर नहीं थे तब भी तो हकीम ही तो लोगों की सेहत का ख्याल रखते थे ना। लेकिन माँ। बुढ़िया, अब तू अपनी माँ को सिखाने चला है? इस घर में हकीम की ही दवाई आएगी, लेना हो तो लो, चाहे मरो। इस तरह बुढ़िया के सख्त शासन के कारण दानी अपनी बीवी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाता, जिस कारण मीना की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उस पर हकीम की किसी भी दवा का असर नहीं होता, जिसके बाद मीना को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और कई दिनों तक उसका इलाज भी चलता है, जिसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। पर वहीं हॉस्पिटल का बिल भी काफी ज्यादा आ जाता है। अगर पहले ही माँ डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल देती तो ये नौबत ना आ पाती। बुढ़िया, अरे जब हकीम की दी हुई दवा ये टाइम से नहीं खाएगी तो मेरी क्या गलती? मुझे सुना रहा है। इस तरह बुढ़ी अम्मा कभी भी अपनी गलती नहीं मानती थी, जिसके कारण उनके दोनों बेटे बहू उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब अम्मा को सबक तो सिखाना ही होगा, वरना हमारा इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। फिर एक दिन, अम्मा, ओ अम्मा, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। बुढ़िया, ये क्या? ये मामूली सा मटका? मामूली नहीं, जादुई मटका है। आप इससे जो भी खाने को मांगोगी ये हाजिर कर देगा और जो भी सामान मंगाओगी ना, ये तुरंत आपको वो चीज ला के दे देगा। वहीं अगले दिन, मीना, अम्मा, दाल खत्म हो गई है। बुढ़िया, एक काम कर, जो भी चाहिए उस मटके में हाथ डालकर निकाल ले। फिर बहू ऐसा ही करती है। बहू को जो भी चाहिए होता है वो मटके में हाथ डालकर उस चीज के बारे में सोचती और वो चीज मटके में हाजिर हो जाती। अब घर में अनाज, कपड़े, गहने, जो भी चीज चाहिए होती बुढ़िया मटके से ही ले लेती। और अब कंजूस बुढ़िया की फरमाइशें और जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़िया मटके से सामान लेती, धीरे धीरे वो गरीब होते जाती। पहले उसकी तिजोरी अपने आप पूरी खाली हो जाती है, फिर धीरे धीरे घर का सारा कीमती सामान और पैसे सब गायब हो जाते हैं और बुढ़िया पूरी तरह कंगाल हो जाती है। मीता, क्या हो गया अम्मा जी? मीना, हाँ अम्मा, क्या हुआ? बुढ़िया, जो है तुम्हारी आंखों के सामने है, देखता नहीं क्या? पूरा घर लुट चुका है,
तिजोरी के पैसे से लेकर घर के कीमती सामान तक सब धीरे धीरे गायब हो रहा है। जाने कैसे? मुझे तो लग रहा है इसके पीछे जरूर इस मटके का कोई कारनामा है। वहीं शाम को जब भानु घर आता है तब बुढ़िया, बेटा, ये जादुई मटका तुझे किसने दिया था? कहाँ से लाया तू इसे? ये तो अपने दुकान में रखा हुआ अपना पुश्तैनी मटका है अम्मा। ये सुनकर अम्मा अपने सर पर हाथ रख लेती है। बुढ़िया, पहले क्यों नहीं बताया बेटा तूने? हम इस मटके से जैसे जैसे सामान निकालते हैं उसके मूलधन के रूप में हमारे पास के पैसे अपने आप गायब होने लगते हैं। अच्छा अम्मा, अब क्या करें? बुढ़िया, अब क्या? तूने तो मुझे माला माल से कंगाल बना दिया। मीना, अब समझ आया माँ जी? जब आप हमारे साथ कंजूसी करती थी तो हमें कैसा लगता था? बुढ़िया, समझ गई बहू। अब से कभी मैं कंजूसी नहीं करूंगी। जिसके बाद बुढ़िया सुधर जाती है और कंजूसी को त्याग कर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है और बेटा बहू को भी चैन से जीने देती है। तन्नू अपने माँ बाबा के साथ गोंड बस्ती में रहती है। बड़ी होकर तन्नू बहुत कुछ बनना चाहती है, कभी कलाकार तो कभी गायक, पर अभी तो वह एक सुंदर सी लाल फ्रॉक पहनना चाहती है। यह लाल फ्रॉक उसने बाजार में एक दुकान पर टंगी देखी थी। उसने माँ बाबा से वो फ्रॉक दिलवाने के लिए कहा, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे फ्रॉक दिलवा पाते। तन्नू को वो लाल फ्रॉक इतनी पसंद आई कि जब भी वह अपने माँ बाबा के साथ बाजार जाती तो उसकी नजरें उस लाल फ्रॉक को ही ढूंढा करती। आजकल हर जगह वह उसी लाल फ्रॉक के चित्र बनाती रहती है। कॉपी में, घर की दीवार पर, फर्श पर। स्कूल में टीचर जब भी चित्र बनाने को कहती तो तन्नू वो लाल फ्रॉक ही बनाती। एक दिन टीचर ने चित्र बनाने के लिए बच्चों को बाजार, जानवर, फूल, तितली जैसे विषय दिए। इन चित्रों में बच्चों को खुद कुछ बनना था। तन्नू ने परी बनाई। यह परी वो खुद थी और उसने अपनी जादुई छड़ी से खूब सारी लाल फ्रॉक बनाई थी। टीचर, जो हमेशा उसके चित्रों में लाल फ्रॉक देखकर परेशान हो जाती थी, आज उसका चित्र देखकर मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद जब तन्नू स्कूल आई तो उसके सारे दोस्त और टीचर उसे देखते रह गए। तन्नू बहुत खुश थी। मेरी माँ ने अपनी लाल साड़ी से यह सुंदर सी फ्रॉक सिली है। फूल कुमारी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण फूल कुमारी में आ गया था। वह जिस किसी को भी मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी पुष्कर नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। पुष्कर और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी फूल कुमारी का वही हिसाब था। अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन, तुम्हारे यहाँ थोड़ी चीनी होगी, दे दो, आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वह उसको कटोरी भर चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और फूल कुमारी से कहती, बहू, मुझे 100 रुपए उधार दे दो, अपनी बच्ची की मैं दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो फूल कुमारी दे देती।
उसकी सास उसे डांटती थी और उससे कहती थी, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई ना कोई रोज तुमसे कुछ ना कुछ मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि फूल कुमारी सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती थीं, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है, वह तो बहुत अच्छी है। इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। फूल कुमारी की इस परोपकार की भावना से उसकी सास और पुष्कर उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने के लिए गए। वे बाजार में खड़े थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सभी लोग लौट आए। आज कोई काम नहीं मिला है, भूख के मारे हालत खराब है, क्या किया जाए? कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और निराश होकर घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वह पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे, हे भगवान, आज क्या खाएंगे? इतनी जोर की भूख लगी है, आज तो घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई। लो, आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल, चावल और सब्जी ले आई। अभी खाना बना लो, तुमने तो हमारी बहुत मदद की थी। अब फूल कुम्हारी ने चूल्हा जलाया। पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर सब्जी और रोटियां सेकने लगी। अम्मा जी, आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे। सब लोग बहुत भूखे थे। तभी बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? बहुत जोर की मैं भूखी हूँ। फूल कुमारी ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। फूल कुमारी चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी अम्मा को खाना तो हमें देना ही चाहिए। ये कितनी कमजोर है, भूखी भी है और खाना मांग रही हैं। इन्हें बिना खाना दिए मैं कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास भीतर से आकर उस बूढ़ी महिला से बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ। और बहू, तुम किवाड़ बंद कर दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। हाँ बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई। वह आंसू बहाने लगी। फूल कुमारी घर के भीतर दौड़ कर आई और अपनी सास से बोली, अम्मा, उन्हें खाना दे दो, वे बहुत भूखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। फूल कुमारी की सास ने उसे डांटा और बोला, तुम चुप करो बहू, हम लोग तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है। और वे बाहर से पता नहीं कहां से भिखारन चली आई, उसकी तुम्हें बहुत परवाह है। हाँ नहीं तो हाँ। पर अम्मा, जरा सोचो, हमें भी तो पूरे 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। फूल कुमारी ने बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बैठी रो रही थी। अब तो फूल कुमारी से नहीं रहा गया। अब चाहे मुझसे कोई भी नाराज हो जाए, मैं उनको खाना जरूर दूंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और उस बूढ़ी महिला को दे दिया। वह बूढ़ी महिला खाने को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे खाने लगी। यह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने मुझको खाना खिलाया,
तुम बहुत सुखी रहोगी। और खाना ले आओ बिटिया। फूल कुमारी मना नहीं कर सकी, वह और भी खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कितनी भूख लगी थी। वह खाना खाती ही जा रही थी और मांगती जा रही थी, और ले आओ खाना। फूल कुमारी दौड़कर घर के अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए पुष्कर ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है उसमें, तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसने जोर से चूल्हे पर लात मारी और चूल्हा फूट गया। यह देखकर फूल कुमारी रोने लगी और बोली, ये तो चूल्हा भी फूट गया, अब खाना कैसे बनेगा? तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं फूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसको खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फूल कुमारी से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंधी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बेटी, इस चूल्हे पर तुम खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर चूल्हे पर पतीली रख दिया करना। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। फूल कुमारी ने चूल्हे पर खाली पतीली रख दी और बोली, मैं तो दाल बनाने वाली थी। अब तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। लकड़ियां उसमें अपने आप जलने लगी थीं। पतीली तुरंत ही दाल से भर गई। अब तो फूल कुमारी बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में ही पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गए। अब तो फूल कुमारी जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती और वह चीज बनती चली जाती। यह देखकर फूल कुमारी के सास ससुर और पुष्कर बहुत खुश हो गए। वे फूल कुमारी की प्रशंसा करने लगे। सोने चांदी की साड़ी। रमेश एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, लेकिन उसे सादगी से जीवन जीना पसंद होता है। वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा लोगों की मदद करने में लगा देता है, लेकिन उसकी पत्नी सरिता हमेशा रमेश से कहती रहती है कि अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों पर क्यों खर्च करनी जिनका उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन रमेश कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बात मानकर खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन सरिता एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए गई, जहां उसे एक शॉप में एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी दिखाई दी। वो अंदर गई और शॉप में खड़ी वर्कर से उसकी कीमत पूछी। उस लड़की ने बताया कि वो साड़ी बहुत महंगी है, क्योंकि उसके ऊपर जो वर्क दिखाई दे रहा है वो असली सोने और चांदी का है। ये सुनकर सरिता का उस साड़ी को खरीदने का और भी ज्यादा मन करने लगता है। वो तुरंत रमेश के ऑफिस पहुंच जाती है। रमेश उसे देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसा भी क्या जरूरी काम है कि सरिता को ऑफिस आना पड़ा। वो अंदर आती है और रमेश से कहती है, मुझे आज एक बहुत खूबसूरत साड़ी दिखाई दी जो सोने और चांदी से जड़ी हुई है। मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है, तुम मुझे वो लाकर दो। ये सुनकर रमेश कहता है, तुम बस एक साड़ी के लिए अचानक से यहाँ आ गई हो। तुम्हें पता है ना, दिखावटी चीजें इंसान के मन को खराब कर देती हैं। हमें सादगी का जीवन जीना चाहिए। सरिता कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे तरीके से ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे तो वो साड़ी चाहिए ही। ये कहकर गुस्से में पैर पटकते हुए सरिता वहां से चली जाती है। रमेश जब घर जाता है तो देखता है कि अभी तक सरिता उसी साड़ी की जिद पकड़े बैठी है। सरिता को उदास देखकर रमेश कहता है, ठीक है,
कल तुम जाकर वो साड़ी ले आना। ये सुनकर सरिता खुश हो जाती है और अगले दिन ही जाकर वो सोने चांदी वाली साड़ी खरीद कर ले आती है। पूरे दिन उसे निहारती रहती है, यहाँ तक कि रात को भी सरिता को उस साड़ी को खुद से दूर रखने का मन ही नहीं करता। रमेश ने पहले कभी कोई कीमती चीज नहीं खरीदी थी, इसलिए उसने कभी अपने घर में चोरों से बचने के लिए कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं लगवाया था। अब धीरे धीरे सरिता को हर रात ये चिंता सताने लगती है कि कहीं कोई उसकी इतनी महंगी सोने चांदी की साड़ी चुरा ना ले। उसकी तो नींदें ही गायब हो जाती हैं। तो एक दिन वो उस साड़ी को रमेश के ऑफिस में रख आती है, लेकिन उस रात भी उसे नींद नहीं आती और वो रात को ही जाकर अपनी साड़ी को चेक करके आती है। अब सरिता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस साड़ी को वो इतनी खुश होकर अपने घर ले आई थी वो तो अब जी का जंजाल ही बन गई थी। उस सोने चांदी से जड़ी साड़ी ने तो सरिता की रातों की नींदें ही उड़ा दी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि रमेश महंगी चीजें क्यों नहीं खरीदता। अगले दिन सरिता को कुछ सूझता है और वो साड़ी लेकर घर से निकल पड़ती है और उसे सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती है। उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उससे बहुत सारी सस्ती साड़ियां और सस्ते बिस्तर खरीदती है, जिन्हें लेकर वो पास के लगे एक कैंप में जा पहुंचती है। ये कैंप कुछ दिनों पहले आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए लगाया गया था। वहां जाकर सारी साड़ियां वहां की औरतों में बांट देती है और हर किसी को एक बिस्तर भी देती है, क्योंकि यहाँ लोगों को जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना पड़ रहा था। लोग उसे खूब दुआएं देते हैं। लोगों की आंखें जो खुशी से नम हो गई थी, उन्हें देखकर सरिता को एक अजीब सी खुशी मिलती है। अब उसे समझ आता है कि क्यों रमेश लोगों की इतनी मदद करता है। वो घर जाती है और रमेश को सारी बात बताती है। रमेश सरिता के इस काम से बहुत खुश होता है। आज सरिता को कई दिनों बाद एक अच्छी नींद आती है। जब वो सुबह उठती है तो उसे एहसास होता है कि उसे जीवन में पहले कभी भी ऐसी नींद नहीं आई थी, ना ही ऐसा सुकून और शांति महसूस हुई थी जो उसे लोगों की मदद करके हुई। उस सोने चांदी से जड़ी साड़ी को पाकर भी उसे इतनी खुशी नहीं मिली थी। अब वो भी रमेश की तरह सादगी से जीने और लोगों की मदद करने में यकीन करने लगती है। दोस्तों, वाकई किसी की मदद करके हमें जो खुशी मिलती है वो खुशी दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी नहीं दे पाती। क्यों ना आप भी किसी की मदद करके देखें। गरीब का वैलेंटाइन। मनोज एक 12 साल का मासूम बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। उसके पिता खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन उनके गांव का जमींदार उसके खेतों को हड़पना चाहता था। उसने गांव के ज्यादातर लोगों की जमीनें हड़प ली थीं, लेकिन मनोज के पिता किसी की मनमानी सहने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। वो कभी भी अपनी जमीन पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने देते थे। एक दिन मनोज के पिता अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद मनोज और उसकी मां बिल्कुल अकेले पड़ गए। एक दिन जमींदार ने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनके खेतों की जमीन के कागज भी चुरा लिए और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब मनोज और उसकी मां के पास बस उनका घर और उनके पिता के इकट्ठे किए हुए कुछ पैसे ही बचे थे। मनोज की मां ने सोचा, मनोज को यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं है। इन पैसों से मनोज को पढ़ने के लिए शहर भेज देती हूँ। पढ़ लिख कर ही कुछ बन सकता है, नहीं तो पूरा जीवन गरीबी में ही गुजारना पड़ेगा। वो मनोज का एडमिशन शहर के एक स्कूल में करवा देती है। मनोज मां को छोड़कर जाना नहीं चाहता था,
क्योंकि 2 दिन बाद ही वैलेंटाइंस डे था और मनोज माँ को कोई तोहफा देना चाहता था। उसके पिता हमेशा उसकी माँ को वैलेंटाइंस डे पर तोहफा दिया करते थे, लेकिन अब माँ की जिद की वजह से मनोज को जाना पड़ा। मगर उसने सोच लिया था कि वो हर वैलेंटाइंस डे पर माँ से मिलने आया करेगा। माँ ने मनोज को विदा किया और ऐसा विदा किया कि मनोज की खबर तक लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि मनोज किसी त्योहार पर तो आएगा ही, लेकिन 1 साल बीत गया और मनोज किसी त्योहार पर नहीं आया। उसके बाद अगला साल भी बीत गया। 2 साल तक मनोज ने माँ की कोई खबर नहीं ली। मनोज जिंदा भी है या नहीं, ये भी माँ को नहीं पता था। इसी तरह 11 साल बीत गए और माँ बूढ़ी हो गई। उसे भूखे सोने की आदत हो गई, लेकिन मनोज कभी माँ की खबर तक लेने नहीं आया। एक दिन माँ को कोर्ट से समन आया और 14 फरवरी को माँ को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया गया था। माँ को कोई जानकारी नहीं थी कि उसे कोर्ट में क्यों बुलाया गया था। माँ ने सोचा, आज मनोज होता तो मुझे ऐसे अकेले नहीं भटकना पड़ता। ना जाने मुझे कहाँ और क्यों बुलाया गया है। 14 फरवरी तो वही तारीख है जब मनोज के पापा मुझे तोहफा दिया करते थे और मनोज भी कहता था कि हर साल 14 फरवरी को आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। ये सोचते हुए माँ अपने पति और अपने बेटे को याद करते हुए आंखों में आंसू लिए सो गई। 14 फरवरी का दिन आया और माँ कोर्ट की ओर निकल पड़ी। कोर्ट में जाकर देखा कि जमींदार भी वहां मौजूद है। वो समझ गई कि जरूर उसकी जमीन अपने नाम कराने आया होगा। वैसे भी उसने जमीन पर कब्जा तो कर ही लिया है, अब उस जमीन पर मेरा रखा ही क्या है। और माँ कोर्ट रूम में जाने की बजाय बाहर ही बैठकर अपने बुलाए जाने का इंतजार करती है। बहुत देर बीत जाने के बाद एक वकील माँ के पास आता है और कहता है, अरे आप अंदर क्यों नहीं आई? खैर छोड़िए, ये लीजिए आपकी जमीन के कागज। कोर्ट ने वो जमीन आपको वापस दे दी है। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और इतने में ही वो वकील माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है, रख लो माँ, ये तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे का तोहफा है। ये सुनकर माँ चौंक जाती है और वकील की तरफ देखती है। माँ अपने बेटे को पहचान जाती है और उसके कान खींचकर उसे एक चपत लगाती है। इतने सालों से माँ का ख्याल नहीं आया तुझे? हर साल 14 फरवरी को मैं तेरा इंतजार करती थी, हर त्योहार पर तेरा इंतजार करती थी, लेकिन तू तो अपनी माँ को भूल ही गया था और आज आया है ये जमीन तोहफे में देने। इतने में मनोज अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता है और बताता है कि इतने साल उसने जमकर पढ़ाई की और स्कॉलरशिप के जरिए अच्छे कॉलेज से वकालत करके जमींदार के यहाँ वकील बनकर पहुंच गया और चालाकी से जमीन के कागज चुराकर उसके ऊपर केस कर दिया। उसने ही माँ के पास कोर्ट से समन भिजवाया था ताकि माँ को वैलेंटाइंस डे पर ऐसा तोहफा दे सके जैसा आज तक किसी ने ना दिया हो। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, इतने साल गरीबी में गुजारने के बाद भी मेरा बेटा मेरे लिए तोहफा लेने की तैयारी करता रहा। सच में तेरे पिता भी मुझे कभी इतना कीमती तोहफा नहीं दे पाते। अब दोनों जमीन के कागज लेकर वापस गांव जाते हैं और अब मनोज गांव के लोगों की जमीन छुड़ाने के लिए जमींदार के खिलाफ केस कर देता है और धीरे धीरे
सभी को उनकी जमीनें वापस दिला देता है।